हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिज़िक्स टीचर। बच्चों, आज मैं एक बहुत ही बड़े पर्पज़ को लेके आपके सामने आया हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा डीप एहसास हो रहा है कि मुझे स्ट्रैटेजी के नाम पे कुछ ना कुछ आपको ज़रूर बताना पड़ेगा। इस टाइम बहुत सारे स्टूडेंट के जब मैं क्लास लेता हूँ तो उनके जो मैसेजेस आते हैं उनको देख देख के मुझे खुद फील हो रहा है कि यार मैं खुद जाके एक एक बच्चे को समझाऊं कि भाई ऐसा मत सोचो, ऐसा मत करो। अभी 10-12 दिन एग्जाम के बचे हुए हैं। इन 10-12 दिन को बहुत अच्छे से आपको मैनेज करके पास करना है। इनमें किया गया एक एक काम, एक एक स्टेप आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सकता है। एक स्टेप पे आपके 4-4 5-5 नंबर जा सकते हैं और उसी को अगर पॉजिटिवली सही ले लिया आपने तो आपके 4-4 5-5 नंबर आ भी सकते हैं। तो बच्चों, ये जो 10-11 दिन हैं स्टार्टिंग के, इनको तो आप मतलब मिनट मिनट प्लान करके जियो। ठीक है ना। इसके बारे में जो मेरी व्यूज हैं वो मैं कुछ आपके सामने शेयर करूंगा, आपसे बात करूंगा, जिसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत फील हो रही है इस टाइम। ठीक है ना। मेरे ये कोई प्लान में नहीं था कि मैं कोई स्ट्रेटेजी वीडियो बनाऊंगा, ये करूंगा, लेकिन मैं अब क्लास लेता हूं। दिन में 3-4 क्लास होते हैं, उनमें सारे मैसेजेस चलते रहते हैं। उन मैसेजेस को पढ़ के बच्चे जो पढ़ा रहा होता हूं उस पर तो ध्यान ही नहीं रहता। बस वो अपनी प्रॉब्लम कहते रहते हैं, सर इतने दिन बचे हैं, डर लग रहा है, क्या करूं सर, लास्ट के दिनों में कैसे पढ़ूं, सर मैंने ये कर लिया, क्या मैं वो चैप्टर भी करूं। भाई ये सारे क्वेश्चन इकट्ठा होके मुझे एकदम बहुत ज़्यादा एकदम पुश कर दिया कि मैं कुछ ये बातें सारी आपको बताऊं जो मैंने अभी कंक्लूड की हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना, बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो 23 से जे चालू हो रहा है, 4 दिन तक चलेगा। इनमें से किसी भी दिन आपका पेपर हो सकता है, यानी कि या तो आपके पास 11 दिन है, 12 दिन है, 13 दिन है, 14 दिन है। तो इससे ज़्यादा तो टाइम आपके पास है ही नहीं। इनफैक्ट इतने भी नहीं है। ठीक है ना। आज तो हो ही गई। ठीक है ना। आज तो निकल ही गया पूरा दिन। ठीक है ना। तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि आपको 10-11 दिन बाद एग्जाम देना है, और डरना बंद करो। डरना तो है ही नहीं। इसके बाद 3-4 अटेम्प्ट और भी हैं। कुछ गड़बड़ हो गई तो उनमें अच्छा कर लेंगे, सुधार लेंगे। तो सबसे पहले तो मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि मुझे एग्जाम देना है। अब एग्जाम के तरीके से सोचना है मुझे, यानी कि पिछला जो सिलेबस है, जो बैकलॉग है या छूट गया, उसको अब तैयार नहीं करना। जितना मैं कर चुका हूं बस उसको अब अच्छे से मुझे यूज करना है। ठीक है ना। उसको मुझे अच्छे से यूज करना है। तो इस तरीके से आपको अपने माइंड को खुद ही प्रिपेयर करना है बच्चों कि भाई एग्जाम आने वाला है। अब और कवर करने का लालच छोड़ो, जो हमने कर लिया है उसी को अच्छे से यूज करें, ऐसा कुछ करें। ठीक है ना। दूसरी चीज अगर हम बात करें बच्चों कि भाई अगर मान लो कोई पेपर की बात करते हैं हम, पेपर बच्चों हार्ड नहीं होता, पेपर टफ होता ही नहीं है। उसकी जो सीक्वेंस है, उसको जो बनाने वाले एग्जामिनर्स हैं, उनकी साइकोलॉजी कुछ इस तरीके से सेट रहती है। वो ये चाहते हैं कि बच्चे पेपर देख के डर जाएं। ठीक है ना। मेरा ये मानना है जेईई मेन का पेपर टफ नहीं होता, क्वेश्चन इजी होते हैं। अगर सबको देखा जाए, पेपर को 2-3 दिन बाद एनालाइज किया जाए तो पता चलता है ये तो आसान था। उसकी जो सीक्वेंस होती है ना, उनमें कुछ कुछ बीच के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बच्चे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, इसलिए परफॉर्मेंस गिर जाती है। जैसे मान लो आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो। बोर्ड के एग्जाम में क्या होता है, एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, फिर 1.5 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना। फिर 4-4 5-5 नंबर के भी क्वेश्चन होते हैं, और बोर्ड में आपके 80-80 90-90 95 98 100 तक मार्क्स आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि पहले आप एक एक नंबर वाले क्वेश्चन करके अपने मार्क्स सिक्योर कर लेते हो, फिर 1.5 2-2 नंबर वाले करके सिक्योर कर लेते हो, तो आप रिलैक्स हो जाते हो कि चलो यार इतना तो हो गया, इतना तो हो गया। ठीक है। इस वजह से आप लास्ट तक पूरे 90 नंबर, 91 95 96 97 नंबर तक मार लेते हो। क्यों? क्योंकि एक एक 2-2 नंबर हल्के वाले तो आप पहले सिक्योर कर लेते हो, तो आप टाइम के साथ साथ रिलैक्स होते चले जाते हो, रिलैक्स होते चले जाते हो। ठीक है ना। और एग्जाम में आपका और एंथू बढ़ता रहता है। यहां जेईई मेन के पेपर में उल्टा हो जाता है। आप क्वेश्चन देके डर जाते हो कि यार मुझसे तो ये भी नहीं होगा, मुझसे तो ये भी नहीं होगा। अरे पहले 5 मिनट के लिए पढ़ना उसको अच्छे से, 5 मिनट के लिए उसको अच्छे से पेपर को पढ़ना, स्ट्रैटेजी बनाना कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है। और इसमें इतना टफ है, ये इतना टफ क्वेश्चन है, पहले मैं ये करूंगा, पहले जो मुझसे आता है मैं पहले उसके नंबर सिक्योर कर लूं। ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट बाद में करूंगा, लास्ट में करूंगा।
तो उससे आपके नंबर बढ़ जाते हैं अगर आप इजी क्वेश्चन पहले कर लेते हो। टफ क्वेश्चन लग रहा है, डाइसी लग रहा है, तो उसको बाद में ट्राई करना है, ठीक है ना। एक तो ये बात बहुत जरूरी थी, इसलिए पेपर टफ नहीं होता, दिमाग में डाल लो, ठीक है ना। उसको टफ बनाता ही है हमारी सोच। जब हम एग्जाम में जाके बैठते हैं, अगर हम डर गए तो वो टफ हो गया, और हमने सोचा नहीं नहीं, इसके जो आसान आसान इजी इजी से पार्ट है ना वो मैं पहले करूंगा, फिर टफ वाले क्वेश्चन पे, तो समझ लो पेपर आसान हो गया। तो बच्चों इस चीज को ध्यान रखना, भूलना मत, ठीक है ना, भूलना मत इस चीज को एग्जाम में बैठ के कि सर ने क्या बोला था, कि पहले रिलैक्स रहना है और पेपर को देखना है। दूसरी चीज, ये जो फैब का अटेम्प्ट है ना बच्चों, मतलब ऐसा मेरा मानना है, डेटा पे मैं नहीं जाता और मेरे को किसी के अगेंस्ट भी नहीं बोलना, ऐसा मेरा मानना है कि ये जो फैब का अटेम्प्ट है ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी फैब के मंथ में रेडी नहीं होते एग्जाम देने के लिए, इसलिए आपके लिए कंपटीशन कम रहता है। हो सकता है फैब के उसमें एग्जाम दे के आपका स्कोर ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लास्ट के जैसे जैसे अटेम्प्ट आगे बढ़ेंगे ना, और बहुत ज़्यादा लोग बहुत स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। एक बार रिवाइज कर लेंगे, 2 बार रिवाइज कर लेंगे, तो आगे के अटेम्प्ट, ऐसा मेरा मानना है, थोड़ा सा टफ होता चला जाता है। तो बच्चों इस पे फैब वाले अटेम्प्ट को बहुत सीरियस होके देना है आपको, ठीक है ना, फैब वाले अटेम्प्ट को बहुत सीरियस होके देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भाई एनसीईआरटी पढ़ डालो, क्योंकि जेई मेन के एग्जाम में जितनी बार भी दे, भाई केमिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी पढ़ ही डालो, आप देख लो उसको अच्छे से। मतलब फिजिक्स और मैथ में भी करनी है, उसके लिए मना नहीं करो, पर केमिस्ट्री में तो उसको देख डालो, एक एक लाइन कर डालो आप उसकी, ठीक है ना, रिवाइज कर लो उसको, ठीक है। और लास्ट के कुछ जैसे अभी 5-6 दिन बचे हैं, मान लो 5-6 दिन बचे या 10-12 दिन बचे हैं, तो ये सोच लो कि मैं 4 या 5 ही मॉक टेस्ट दूंगा बस। 4-5 से ज़्यादा टेस्ट मत देना आप 10-12 दिन के बीच में, और एक एक दिन के गैप पे देना, ठीक है ना। आपने जो पढ़ रखा है उसको रिवाइज करने पे ज़्यादा स्ट्रेस देना है, ठीक है ना। टेस्ट देके तो आप बस ये फीलिंग लो टेस्ट से कि यार मुझसे क्या दिक्कत आती है, मैं सोच में क्या गड़बड़ कर देता हूँ, ठीक है ना, मैं ऐसी मतलब क्या दिक्कत हो जाती है कि मुझसे गलत हो जाता है, ये सोचो, फील करो इस चीज को टेस्ट देके। टेस्ट दिया, टेस्ट देते टाइम क्वेश्चन पढ़ते हुए आपको क्या फील आती है कि यार मैं ये पढ़ लेता तो ये हो जाता, ऐसे सोचता तो ये हो जाता, एक फीलिंग डेवलप करो बस टेस्ट देके। फिर एक दिन का रेस्ट लेके अगले दिन टेस्ट दो। 4-5 से ज्यादा टेस्ट नहीं देने बच्चों जब तक आपका जेई नहीं हो जाता। डेली टेस्ट देना इज वेरी रॉन्ग, ठीक है, मतलब मेरा मानना है ये, बाकी आपको जो ठीक लगे आप वो कर सकते हो। तो टेस्ट आपको कम देने हैं, उससे ये देखना है कि मैं टेस्ट देते टाइम नर्वस हो जाता हूं, या टेस्ट देते टाइम मैं ये भूल ही जाता हूं कि मुझे इजी इजी क्वेश्चन पहले करने हैं, मैं टफ टफ क्वेश्चन में कर देता हूं। उस चीज को सुधारना है 4-5 टेस्ट में बच्चों, ठीक है ना। और इन सब से ऊपर जितनी बातें बताई, इन सब से ऊपर एक बात यह आती है कि आगे के 10-11 दिन आपको खाना बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के खाना है। मतलब ज्यादा मसालेदार नहीं खाना, खराब खाना नहीं खाना। 8-10 दिन आपको हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक भी प्रॉब्लम फील नहीं होनी चाहिए। कम खाओ, अच्छा खाओ, कम स्पाइसी और टाइम से, ठीक है बच्चों। खूब पानी पियो ताकि दिमाग और बॉडी एकदम रिलैक्स रहे। दूसरी चीज, अच्छे अच्छे लोगों से ही बात करनी है। जितने लोग आपको परेशान करते हैं या उम्मीद है कि यार इनसे 2-4 मिनट बात करके लड़ाई हो जाती है, उनसे बात ही नहीं करनी। जस्ट अवॉइड दैम, इग्नोर करो 10-12 दिन के लिए। दिमाग में एक शांति बना के रखना बहुत जरूरी है, और ये आप तभी कर सकते हो जब आप लोगों को इग्नोर करना शुरू करोगे। तो 8-10 दिन की तो बात है यार, उसके बाद कर लेना, पूरा दिन बात कर लेना, ठीक है ना। एक पेपर पे लिख लो कि इससे बात नहीं करनी ज्यादा, इससे बात नहीं करनी ज्यादा, ठीक है ना। इसका फोन आए छोटे भाई को दे देना, बात कर ले, ठीक है ना। आपको नहीं करनी, जिससे भी जरा सा भी डिस्ट्रैक्शन फील हो बात नहीं करनी। 10 दिन बहुत पीसफुली शांति से काटने हैं, ठीक है बच्चों। अब और भी बहुत सारी बातें हैं जो मेरे दिमाग में आती रहती हैं, अगर मुझे ऐसा लगा तो मैं फिर से कुछ ना कुछ बात आपको और जरूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल तो मुझे सबसे ज्यादा जरूरी यही लग रहा था। और बच्चों बिल्कुल रिलैक्स रहो, डरने की तो जरूरत ही नहीं है। 3-4 अटेम्प्ट है अपने पास, ये अटेम्प्ट थोड़ा हल्का भी चला गया तो कोई बात नहीं, दूसरा देंगे, तीसरा देंगे, चौथा देंगे,
ठीक है, चिंता नहीं करनी बस, और दिमाग में बना लो कि पेपर है, कुछ नई चीज में तो उलझना ही नहीं है, जितना पुराना कर लिया है ना हमने, जो पढ़ लिया उसी को रिवाइज करो बच्चों, रिवाइज करो, सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लो। फॉर्मूले में आपको कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, फॉर्मूले में ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यार स्क्वायर इसके ऊपर था या इसके ऊपर था, स्क्वायर बीच में प्लस था या माइनस था, ये कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। 10 बार लिख के देखो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जस्ट फॉर्मूला लिखो आंसर आ जाता है, फॉर्मूला लिख के वैल्यू पुट करके आंसर आ जाता है, उसके मार्क्स आपके कटने नहीं चाहिए, इसलिए फॉर्मूले सारे रिवाइज कर लो। ठीक है बच्चों, और मैं बहुत बहुत सीरियस हूँ, आप लोगों के साथ खड़ा हुआ हूँ बच्चों, आप लोगों के लिए प्रेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना, और प्रेयर करूँगा मैं जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, आई विल डेफिनेटली प्रे फॉर यू। तो बच्चों बेस्ट ऑफ लक, बिल्कुल अपने, और भी ज़्यादा दिक्कत होती है तो बस अपने मम्मी पापा को याद कर लो आप, आधी से ज़्यादा टेंशन तो माँ बाप को याद करने से ही ख़त्म हो जाती है। यही सोच लो कि यार मम्मी पापा मुझे पढ़ाने के लिए कितने सीरियस हैं, तो 8-10 दिन में सीरियस हो जाता हूँ, है ना बच्चों। और पूरी ट्राई करो, बस ये सोचो कि बस ज़्यादा से ज़्यादा इन 10 दिन का यूज़ मैं कैसे कर सकता हूँ। प्रॉपर स्लीप लेनी है, टाइम से सोना है, कम से कम 6 से 7 घंटे रोज सोना, ताकि 10 दिन में दिमाग एकदम बिल्कुल सेंटर में आ जाए, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।